गुलजान को हाकिम खटक ले गए थे। दावर यावर ने चक्कर लगाने का कहा था। जरशे माँ के साथ जाना चाह रही थी मगर उसे मूसा ने रोक लिया था। इस गम में वो रात का खाना खाए बिना कमरे में बंद रोने का शुगल फरमा रही थी जब मूसा खाना ट्रे में रख कर लेकर आया था। रो क्यों रही हो जरशे? मैंने कहा तो है परसों तक मुझे 1-2 दिन के लिए ऑफिस वर्क से दूसरे सिटी जाना है। मैं खुद छोड़ आऊँगा तुम्हें वहाँ, 2 दिन रह लेना वहाँ। ट्रे उसके सामने रखकर वो उसके पास बैठकर वजाहती लहजे में बोला। हैरत भी थी कि बच्चों की तरह रो रही थी वो। मोरे के साथ जाना चाहती थी वो, रोते हुए बोली। गुलजान की खराब तबीयत को लेकर घबराई हुई थी वो मुस्कुराहट दबा गया। बच्ची हो जो तुम्हें मोरे के साथ जाना है हर जगह, मैरिड और अब मेरा रोकना बुरा लग गया क्या? ओके सॉरी, वो नरमी से बोलता अपने दोनों कान पकड़ गया। जर्शे सटपटा गई। उससे माफ़ी मंगवाने का तो वो सोच भी नहीं सकती थी। ऐसा भी नहीं कि आपका रोकना बुरा लगाओ, सॉरी मत बोला करें प्लीज़। उसने नम आवाज़ में उसे रोका और गाल रगड़ कर आंसू साफ करने लगी। मूसा ने उसका हाथ पकड़कर हटाते झुककर उसके नम गालों को लबों से छुआ, खुद से लगा लिया। जरसे का चेहरा सुर्ख हुआ था। वो बड़ी दीदा दलेरी से अपना हक इस्तेमाल करता था, ना इजाज़त की तलब और ना ही किसी रुकावट का डर। जरशे में कभी हिम्मत नहीं हुई उसे रोकने की। अपनी मर्जी से दूर होता और जब दिल चाहे उसे करीब कर लेता। थैंक गॉड तुम्हें मैं बुरा नहीं लगा, वरना जैसे रोकने पर तुम्हारे उस खूनख्वार लाला ने मुझे घोरा था ना, मुझे लगा आज फिर उसकी तकरीर सुनना पड़ेगी। वो खानजादा के जिक्र करके शरारत से बोला। उसके हिसार में सिमट कर बैठी जरशे बेख्तियार अपने भाई के जिक्र पर मुस्कुराई। अगर वो तब रो देती, उससे शिकायत लगा देती तो वाकई उसने भड़क जाना था। वो खामोशी से सर हिलाकर पलट आई थी। तभी उसने भी मूसा को सिर्फ घूरने पर इक्तफा किया। अब खाना खाते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है। तुमने खाना नहीं खाया था तो मैंने भी नहीं खाया। मूसा के बेचारगी से कहने पर वो सर उठाकर हैरत से उसे देखने लगी। एक अचानक होने वाली शादी को वो इतना दिल से क्यों निभा रहा था कि मोहब्बत का गुमान होने लगे। उसे याद आया वो वही मूसा है जो आमना से बहुत सर्द रहता था। वो उलझ जाती थी मगर उसकी पहली शादी का हाल याद करके डर भी लगता था। उसकी हर बात पर, हर हरकत पर इख्तलाफ किए बिना सर झुका देती थी। उसे आमना बनने से डर लगता था। उसे लग रहा था कि उसकी ताबेदारी और खामोशी की वजह से मूसा के गुस्से से बची हुई है। अब भी मुंह हाथ धोकर खामोशी से आकर उसके साथ बैठी खाना खाने लगी। अलबत्ता दिमाग फिर भी गुलजान पर ही अटका था। वो यकीनन खुश होंगी सब अपनों के साथ, मगर जाने उनकी तबीयत कैसी होगी। रात पूरी वो उनके साथ रही थी। रिहान भी बार बार आती थी और गुलजान तो जैसे एक ही रात में ढह सी गई थी, कमज़ोर, खामोश और बीमार बीमार सी। मूसा खाना खाते हुए भी उसकी गायब दमागी महसूस कर रहा था तो परेशान हुआ। शायद उसे जाने देना चाहिए था जरशे को। अपनी लालच में उसे रोक तो लिया था, अब उसकी उदासी पर फिक्रमंद हो रहा था। खाना खाकर वो बर्तन उठाने लगी तो उसने रोक दिया। मैं ले जाता हूँ, तुम बैठी रहो, बस प्लीज़ मूड बेहतर करो। गुलजान की फिक्र है तो बात करवा देता हूँ, खानजादा से नंबर लाता हूँ खटक हवेली का। रिलैक्स हो जाओ, कहोगी तो कल छोड़ आऊँगा। मूसा उसके हाथ थाम कर मोहब्बत से बोला और बर्तन उठाता उसे हैरत ज़दा छोड़कर कमरे से बाहर निकल गया। जरशे का दिल इस फिक्र और तवज्जो पर जोर से धड़का। मोहब्बत सी हो रही थी उससे। दिल चाहता था वो सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहे। उसका नरमी से बात करना, तवज्जो देना, मुस्कुराना और नरमी से छूना, जैसे वो बहुत कीमती और नाजुक सा नगीना हो। ये सब जरशे को उसका असीर कर रहा था। सना बेगम का रवैया उलझाता था, परेशान करता था, मगर जब मूसा अपने पास बिठाता था, बातें करता तो वो सब भूल जाती। हर फिक्र और खौफ से आज़ादी मिल जाती। वो ऐसा खुद में उलझा रहा था कि सब उलझने कहीं दूर होती जा रही थी। उसे लगता था वो हवेली की सबसे गैर अहम फर्द है। मूसा खान के कमरे में आकर लगने लगा उससे ज्यादा इस दुनिया में शायद ही कोई कीमती होगा। प्रीहान के मोबाइल पर बार बार मनाल की कॉल आ रही थी। उसे लगा शायद वो याद आने पर कॉल कर रही हो। वो गलत थी। मनाल हाशिम अपने बाप और दादा की जलालत और अपने पूरे घराने के जवाल पर सीख पा रही थी। तुम्हारा शोहर घटिया तरीन इंसान है। मुझे तो सोच कर शर्म आती है कैसे बेइस और जालिम इंसान से मोहब्बत कर बैठी थी मैं। अपना सब कुछ मान बैठी थी उसको। उसने तो अपने दादा की दोस्ती का लिहाज भी नहीं किया। मनाल हाशिम ने तो सलाम दुआ तक की भी जहमत नहीं की थी। प्रिहान का मुंह बिगड़ गया। तुमने दोस्ती का लिहाज रखा था मनाल? तुम मेरे हालात से वाकिफ थी, सब जानती थी, फिर भी मुझ पर गुस्सा करती रही। जब तुम दोस्ती का लिहाज ना करो, जब तुम्हारा पूरा खानदान दोस्ती का मतलब तक ना जानता हो, तो मेरे हस्बैंड पर भी मत चिल्लाओ। परिहान ने भी इस बार बगैर किसी लिहाज और मुरव्वत के टिका कर जवाब दिया। वो नहीं जानती थी उसके दादा और बाप पर केस खानजादा ने बनवाए थे, ना वो ये जानती थी कि कैसे केसेस बने हैं। उसे बस इतना पता चला था कि गुलजान को जिस जुर्म की सज़ा मिली वो जुर्म बहरोज खान ने किया था। वो लोग धोखा खा रहे थे, यही जता दिया। दोस्ती का ही लिहाज किया था। प्रिहान तुमसे मिलने आई, तुम्हें बद्दुआ नहीं दी, वक्ती गुस्सा था, उतारा और चुपचाप मुल्क से बाहर चली गई।
आइंदा मेरे खानदान पर उंगली मत उठाना वरना मैं भी जवाब देना जानती हूँ। मनाल के मुतनफ़्फ़र जुमलों पर उसे तकलीफ पहुंची। कहाँ वो ऐसी दोस्तें कि सारा दिन साथ रहें, साथ हंसे, साथ रोए, और आज उसी दोस्ती का कहीं दूर दूर तक नाम निशान ना था। खानज़ादा उसी वक्त रूम में आया, उसे कॉल पर बिजी देखकर वार्डरोब की तरफ बढ़ा। प्रिहान उसकी तरफ पुश्त किए बैठी थी। बद्दुआ तो तुम चाहे देती रहो, अल्लाह नाहक बद्दुआएं नहीं सुनता। तुम भी दोबारा मेरे शोर को घटिया मत कहना। आज तुमने हमारे दरमियान दोस्ती का कोई निशान बाकी नहीं छोड़ा मनाल। अब मैं तुम्हारी कॉल्स उठाने की तकलीफ भी नहीं करूंगी। शुक्रिया तुम्हारा। वो तासुफ से बोल रही थी। मनाल के नाम पर वो चौंक कर सीधा हुआ। प्रिहान कॉल काट चुकी थी। वो उसके पास आया। मनाल हाशिम की कॉल थी ना? उसने कोई बदतमीजी की तुमसे? उसके संजीदा सवाल पर अफसुर्दा सी घुटनों पर सर रख कर बैठी प्रिहान ने नफ़ी में सर हिलाया। खानजादा मुतासुफ सा उसके पास बैठा। उदास क्यों होती हो प्रिहान? दफ़ा करो उस लड़की को। उसे खुद से लगाकर उसके बाल संवारते वो बोला। तुम हम बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी, वो बदल गई है बहुत। प्रिहान रंजीदगी से बोलती उसके कंधे पर माथा टिका गई। दोस्ती दिल से निभाई जाए तो भरोसा टूटने पर ऐसी ही तकलीफ होती है। बदलता कोई नहीं है। कुछ लोग अपनी असलियत छुपा कर रखते हैं और वक्त आने पर असल सामने ले आते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि दोस्त वही जो मुसीबत में काम आए। तब ऐसा वक्त होता है कि हकीकी दोस्त हमेशा की तरह साथ खड़ा होता है, और जो लोग मसनूई दोस्ती का मास्क चढ़ाकर हमारे साथ होते हैं ना, वो उस वक्त पीछे हो जाते हैं। अब मनाल हाशिम का कोई कॉल मत उठाना। तुम खुद को क्यों तकलीफ देती हो? बैकग्राउंड से टेक लगाए उसे अपने बाजुओं के हिसार में लिए वो समझा रहा था। अब नहीं उठाऊंगी कॉल। अब मिलने की भी ज़रूरत नहीं रही। पहले मैं गिल्टी थी, उसकी जगह ली है। अब यकीन हो गया ये मेरी ही जगह थी। कोई किसी का नसीब नहीं छीनता। अल्लाह ने हमारा मिलना ही तय कर दिया था। वो मुंह बिसोर कर बोलती उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। अब एतमाद बहाल हो गया था। अभी तो जाकर समझदार हुई थी। खानजादा ने मोहब्बत भरी नज़रों से उसके भरे भरे सरापे को देखा। गुड, बहुत समझदार हो गई है मेरी छोटी सी वाइफ। वैसे मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, क्या तुम भी करती हो? उसे कंधों से थाम कर अपने सामने करते संजीदगी से सवाल किया गया। प्रिहान आंखें घुमाती उसका सवाल इग्नोर कर गई। कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, उसने मुस्कुराहट दबाकर कहा। प्रिहान सर हिलाती झींप गई। मेरे लिए बस इतना ही बहुत है कि तुम मुझ पर एतबार करो और मुझसे मोहब्बत करो। मेरे लिए यही कीमती सरमाया। मैं मुकम्मल तुम्हारा हूँ, बस मुझ पर तवज्जो रखो और गैर ज़रूरी लोगों पर ध्यान मत दिया करो। वैसे भी कुछ माह तक हमारे पास जो नन्हा मेहमान आएगा, फिर हमारी ज़िंदगी मुकम्मल हो जाएगी। अब किसी बात पर परेशान मत हुआ करो। वो मुस्कुरा कर बोल रहा था। अपने बच्चे का जिक्र करते हुए दुनिया जहान की मिठास उसके लहजे में सिमट आती थी। नीली आंखों की चमक बढ़ जाती थी। प्रिहान यकटुक उसे देखने लगी। वो पुरजोश सा प्रिहान को खुद में भींच गया। प्रिहान, मैं बहुत शिद्दत से मुंतज़िर हूँ। आगा जान और सबकी बेरंग सी ज़िंदगी में हमारा बच्चा ज़िंदगी के रंग भर देगा, मुझे यकीन है। वो शिद्दत भरे लहजे में बोलता आने वाले वक्त को तसव्वुर कर रहा था। लब आप ही आप मुस्कुरा रहे थे। मुझे भी नज़र आ रहा है आप बाबा बनकर मुझे भूल जाएंगे। वो नाराज़गी से उसका जोश देखकर बोली। अपनी ज़िंदगी को नहीं बुला सकता, शायद ऐसा कर भी जाता, मगर तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता बिल्कुल। वो मोहब्बत से बोला था, और जब वो कुछ कह दे तो पूरा करता है। प्रिहान को यकीन था। वो उसके हाथ की मुलायम गुलाबी हथेली पर तपते लब रखता उसे खुद में छुपा गया था। वो नींद से जागकर पहली फुर्सत में किचन में पहुंची थी। हाँ, इस बार ख्याल रखा था कि ईसा खान सामने ना हो। गुलजान और प्रिहान ने जाने कितनी नसीहतों और हिदायतों के साथ भेजा था कि रोते हुए नाराज़गी जताती। वो ज़्यादा याद नहीं रख पाई कि वो उसका हस्बैंड है, उसका ख्याल रखना है, तंग नहीं करना और दिल जीतना है। उसे इस सब में कोई दिलचस्पी महसूस नहीं हुई थी। उसके हदीर भाई ने उसे टिकट पकड़ाया और समझाया, जब ईसा गुस्सा करने लगे उसे ये दिखा देना वो चुप हो जाएगा, ना हो तो मुझे कॉल कर देना। उसके लिए बस यही एक काम की बात थी। टिकट का कागज़ फ्रिज पर रखा और फ्रिज खोला। दूध के पैकेट का ढेर लगा हुआ था। पूर्वा की आंखें खुशी से चमकी। एक पैक निकाल कर दूध का गिलास भरा, कबर्ड से नूडल्स के पैकेट निकाले। अब सोच लिया था वो उसका बनाया खाना भी नहीं खाएगी। दोपहर तक उसकी सोच बदल जानी थी, मगर फ़िलहाल तो अपने कहे पर कायम रहकर नूडल्स बनाने के लिए केतली ढूंढने लगी। कुकिंग के लिए आसान तरीन चीज़ यही थी। कांच का बाउल निकाल कर रखा और फ्रिज से 2-3 अंडे निकाल कर बॉयल करने रखे। केतली मिल नहीं रही थी। नूडल्स कैसे बनाती? ईसा आज के रोज़ यूनिवर्सिटी से ऑफ कर चुका था। फ्रेश होकर खाने पीने का सामान लेने चला गया था। वापस पहुंचा तो बर्गर और चिकन बाहर पर रखा।
किचन में महसूस होती खटपट पर चौंक कर उसे पुकारा। पूर्वा उसकी आवाज़ पर गड़बड़ा कर सीधी हुई। धड़ धड़ करते दिल के साथ रंगे हाथों पकड़े जाने वाले चोर की तरह सर झुकाकर खड़ी हो गई। ईसा किचन में पहुंचा तो वो सामने किचन की शेल्फ से लगी सर झुकाए खड़ी थी। दरवाजे के पास एक कंधा टिकाए ट्राउज़र की पॉकेट्स में हाथ डालकर खड़े ईसा की नज़रें उसका काफ़ी गहराई से जायज़ा ले रही थी। वो बहुत नाजुक और कम उम्र लगती थी। ढीले ढाले घुटनों तक पहुँचते फ्रॉक के साथ जीन्स पहनी हुई थी जो फोल्ड करके टखनों से कुछ ऊपर की हुई थी। पैरों में खुली चप्पल और बाल खुले। वो बुरी तरह मुतासिर कर रही थी उसे। उसके कुछ ना बोलने पर उसने झिझक कर नज़र उठाई और उसे खुद को ही देखता पाकर सिमट गई। ये बताओ इतनी बटर जैसी क्यों हो? वो कदम आगे बढ़ाता उसके सामने रुक कर झुका और लबों पर शोक मुस्कुराहट मचल रही थी। वो नासमझी से उसे देखने लगी। ये कैसा सवाल था? बटर, यू नो, वाइट एंड सॉफ्ट प्लस स्वीट। उसने हाथ की पुश से उसका नर्म गाल सहलाया तो वो इस हरकत पर उससे दूर होने की नाकाम कोशिश करती परेशान हुई। ईसा का दिमाग घूम गया। हदीर और मूसा से फ्रैंकनेस से परेशानी पर हक करके तसल्लियाँ तक देती थी, मगर जिससे करीबी ताल्लुक था उससे ऐसी बेनियाजी। वो भड़क ही तो उठा। जवाब दो, कितनी मर्तबा समझाऊं? मेरे सवाल का जवाब दिया करो। उसने गुस्से से शेल्फ पर पड़ा शीशे का बाउल फर्श पर जोर से फेंका। जोरदार छन्नाके की आवाज़ पर वो खौफसदा सी कानों पर हाथ रखकर गहरे गहरे सांस भरती रोने वाली हो गई। क्योंकि मैं दूध ज़्यादा पीती हूँ। खौफ से बंद होते दिल के साथ सिसकियों का गला घोंट कर बोली तो वो एक पल के लिए हैरान हुआ। ओह ओह, तो तुम ये कहना चाहती हो कि दूध पीने से? वो कहका लगाकर हंसा और हंसकर लोटपोट हो गया। वो उससे रुख फेरे खौफ से कांप रही थी। अजीब इंसान था, उसका कोई भरोसा ही नहीं था। हंसते हंसते कब गुस्सा हो जाए। वो तेज़ी से मूड बदलने वाला दिल से खुश हुआ। ज़रा मुझे देखने दो, अपना चेहरा तो दिखाओ ज़रा। वो हंसकर उसके पास आया और उसका चेहरा ऊपर किया। वो मज़ीद सहम गई, शायद गलत जवाब दे बैठी थी। वो उसके कंधों से कुछ नीचे जाते नरम बालों को समेटकर पोनी की शक्ल देता एंजॉय कर रहा था। भाई ने कहा था आपको ये दे दूं। वो यकदम उसे पीछे करते बहाना ढूंढकर कुछ याद आने पर साइड से निकली तो वो सवालिया नज़र से उसे देखने लगा। वो फ्रिज पर पड़ा कागज़ उठाकर उसके सामने कर गए। उससे कागज़ लेते ईसा की नज़र बस उस पर टिकी थी। उसे देखना उसे इतना अच्छा लगेगा उसने सोचा ही ना था। फिर क्या दे दिया भाई ने? वो भाई पर जोर देता बोला और कागज़ पर नज़रें दौड़ाता चौंका। ये क्या है? पेरिस जा रही हो तुम? किसकी इजाज़त से? वो यकदम तैश में आता उसके सर पर सवार हुआ। वो घबरा गई, अजीब परेशानी में घिर गई थी। किसी बात से वो सरफिरा राजी हो ही नहीं रहा था। आपके भाई ने कहा कि डिवोर्स। वो अभी अपनी बात पूरी नहीं कर पाई जब वो उसको बाजू से पकड़कर झटके से अपनी तरफ खींच गया और उस पर झुका था। उसके होश उड़े। वो बुरी तरह तड़प कर खुद को छुड़वाने लगी। उसकी मज़ाहमत को किसी भी खातिर में लाए बिना वो अपनी मर्जी से उसे छोड़कर दूर हुआ तो उसका मुलायम चेहरा जल उठा। एक रुखसार और गर्दन पर सुर्ख निशान वाज़ेह हो रहा था। अपने भाई को ये दिखाना और बता देना कि रात में तुम्हारे साथ एक ही रूम में एक ही बेड पर सोया था। बस इतना सच काफ़ी होगा उनके लिए। वो सुकून से उसे देखता कागज़ फाड़कर हवा में उड़ा गया। तुम कहीं नहीं जाओगी? अब तो बिल्कुल नहीं, फैसला हो गया था। वो इत्मीनान से बोलता फर्श पर बिखरे कांच से बजता बाहर निकला। अब तक सिर्फ उस पर गुस्सा आता था, अब तो उसकी तवज्जो चाहिए थी। ये तब्दीली उसे चिड़चिड़ा कर रही थी। उसे अपने करीब करने के लिए मोहब्बत से पेश आने के बजाय गुस्सा हो गया था। गहरा सांस भरकर खुद को रिलैक्स किया। टेबल पर नज़र गई तो सर हिलाकर वापस पलटा। पहले सोचता था गुस्सा करेगा, खुद से दूर रखेगा, मगर हर बार नरमी से बरत जाता था, करीब कर जाता था। अब चाहता था कि नरमी बरते, प्यार से पेश आए, करीब करे, मगर अब वो गुस्सा कर जाता था। अजीब उल्टा इंसान था। जब से पूर्वा ज़िंदगी में आई थी एक काम भी ढंग का नहीं कर पा रहा था। ना उससे नफरत, ना उस पर गुस्सा और ना उससे मोहब्बत। किचन में गया तो नीचे बैठकर वो ज़ारो कतार रो रही थी। कुछ फासले पर कांच बिखरा पड़ा था। खुद को कोसता वो आगे बढ़ा। चूल्हे पर महसूस होती स्मेल पर नज़र उठाई तो एक छोटे से बर्तन में थोड़े से पानी में बॉईल करने के लिए रखे गए अंडों के गिर्द पानी खुश्क हो चुका था बिल्कुल। उसने चूल्हा बंद कर दिया। आई एम सॉरी पूर्वा, सॉरी प्लीज़, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। उसके पास नीचे पंजों के पल बैठकर वो नरमी से माजरत करने लगा। वो मुँह छुपाए रोती रही। बस तय था वो बुरा इंसान है, चाहे जितना अच्छा मर्जी बनकर आ जाए। उसने बेचारगी से किचन का फैलावा देखा। अपने लिए खुद काम बढ़ा लिया था। वो जो अब गम में मुब्तला थी कभी ये समेटने वाली नहीं थी। उठो यहाँ से बाहर निकलो वरना कांच लग जाएगा, फिर तुम्हारी चीखों से मेरा दिमाग फटने वाला हो जाता है। उसे पकड़कर उठाया और बाजू छुड़वाकर वो मुंह छुपा गई। रोना धोना पूरे शौक से जारी रखा हुआ था। ईसा ने उसे खींचकर खड़ा किया और दरवाजे की तरफ साफ जगह से बाहर निकलता उसे साथ ले गया। वो कांच से बचकर निकलती जैसे ही किचन की हद से निकली फिर से हाथ छुड़वाकर ज़मीन पर बैठकर रोने लगी। ईसा का मुंह खुल गया था। दुनियादारी भी चला लेती थी और अपना गम भी साथ साथ चलाती थी। वो उसके सामने बैठकर मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा।